वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। माय नेम इज राधिका सिंह केलवा। इस वीडियो में मैं आपके साथ मार्च के इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करने वाली हूँ। आपको पता होगा ये सिमिलर सीरीज एक चल रही है जिसमें जनवरी फरवरी मंथ के सीएलके या फिर केसेस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आज इस वीडियो में मार्च 2023 के केसेस इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, एक चीज होती है, करंट लीगल नॉलेज सिर्फ इस पे कन्फाइंड नहीं है, उसमें और भी चीजें आएंगी, बट यहाँ ये वीडियो सिर्फ फोकस है आपके केसेस करवाने के लिए। दूसरी बात कि कहीं मैं कमेंट देख रही थी जिसमें मैंने देखा कि मैम ये सीरीज तो पहले भी हो चुकी है, ये केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं, आप डिस्कस कर चुके हो एक बार। दैट वाज फॉर द जनरल एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ये वीडियोस फोकस्ड है दिल्ली जुडिशरी के लिए, आप इसको एक रिवीजन क्लासेस की तरह ले सकते हैं, जिसको क्योंकि अभी आपका एग्जाम सर पे आ चुका है इसीलिए हम ये वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वापस से हम आपको ये वीडियोस करवा रहे हैं। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहला केस अपन डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑफ बीएलएस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस राजवंत सिंह। यहाँ पे ये सवाल उठा था, ये भी डिसऑनर का केस था, चेक डिसऑनर का केस था। यहाँ पे सवाल ये उठा था कि अगर कंप्लेनेंट लेटर स्टेज ऑफ द ट्रायल पे प्रेजेंट नहीं है तो क्या 256 सीआरपीसी के अंदर एक्विटल हो जाना चाहिए अक्यूज पर्सन का। द सुप्रीम कोर्ट सेड नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उसका एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका था। सिर्फ जब डिफेंस के एविडेंसेस चल रहे थे या डिफेंस का एग्जामिनेशन हो रहा था, अगर तब प्रेजेंट नहीं है अक्यूज पर्सन तो इट विल नॉट प्रेजुडिस द ट्रायल। यहाँ पे जब उसको प्रेजेंट रहना मैंडेटरी था कि उसके एग्जामिनेशन के टाइम पे तो उसको प्रेजेंट रहना चाहिए था, at that time he was present and he made himself available for the examination. That is why सिर्फ उसके एब्सेंस की वजह से आप यहाँ पे 256 सीआरपीसी इन्वोक करके एक्विटल अक्यूज पर्सन का नहीं करवा सकते हैं। द अगला केस इज ऑफ रवि ढींगरा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। आपको पता होगा 364 क्या है। 364 आईपीसी किडनैपिंग की पनिशमेंट बताता है एंड 364 ए किडनैपिंग फॉर द पर्पस ऑफ रैंसम की पनिशमेंट देता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने मिलकर एक बच्चे को किडनैप किया और उसको चुप करवाने के लिए थोड़ा डराया धमकाया, क्योंकि वो हल्ला मचा रहा था। ऑब्वियसली बात है, किसी को किडनैप कर रहे हैं तो वो हल्ला करेगा, शोर शराबा करेगा ही, तो उसको चुप कराने के लिए कुछ धमकी दी गई। तो अब उसके अंदर लोअर कोर्ट्स ने क्या किया, 364 ए किडनैपिंग फॉर रैंसम की पनिशमेंट दे दी थी। कोर्ट ने कहा कि देखो, आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा 364 ए और 364 का। 364 पनिशमेंट दे रहा है किडनैपिंग के लिए, वहां पे पनिशमेंट भी कम है, जबकि 364 ए तभी इन्वोक किया जा सकता है जब आपने इस तरीके से किसी को धमकाया कि उसके मन में अप्रीहेंशन आ जाए कि अब तो उसकी डेथ कॉज हो सकती है, तभी आप 364 ए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लेवल ऑफ पनिशमेंट है, जो पनिशमेंट का क्वांटम है, वो बहुत ज्यादा है। डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलती है सीधे 364 ए के अंदर। तो ऐसे जहां पे ऐसे ऑफेंसेस है जहां पे पनिशमेंट ज्यादा है, वहां पे ग्रेविटी ऑफ प्रूफ भी ज्यादा रहता है, आपको बहुत ज्यादा लेवल तक प्रूफ करना पड़ता है, प्लस सारे एसेंशियल्स मीट आउट होने चाहिए। यहाँ पे जस्ट डराना धमकाना चुप कराने के लिए, दिस कैन नॉट बी सेड कि इससे एक अप्रीहेंशन पैदा हो जाएगा कि अगर चुप नहीं हुए तो भाई डेथ कॉज हो जाएगी। ये तो एक नॉर्मल किडनैपिंग में ये चीज एविडेंट रहेगी, ये होगा ही, तो इसको आप 364 ए में फॉल नहीं करा सकते। 364 में पनिशमेंट जरूर मिलेगी किडनैपिंग के लिए, सिर्फ किडनैपिंग के लिए पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन 364 ए यहाँ पे इन्वोक नहीं हो सकता, क्योंकि जो सेकेंड एसेंशियल है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, और जब तक वो एसेंशियल फुलफिल ना हो तब तक आप नहीं इन्वोक कर सकते। वरना अगर आपने ऐसे ही करने लग गए, मैकेनिकली हर केस में ऐसा करने लग गए, तो फिर क्या होगा, 364 ए और 364 का डिफरेंस ही खत्म हो जाएगा। फिर दो डिफरेंट सेक्शन बनाने का पर्पस जो है लेजिस्लेचर का, वही डिफीट हो जाएगा। ऐसे बोलते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ 364 की मिलेगी, ना कि 364 ए की। देन द नेक्स्ट केस इज ऑफ निखिल चंद्र मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें एक चीज को रिट्रेट किया गया जो आप बार बार सुनते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन अगर है वो एक वीक पीस ऑफ एविडेंस होता है, सिर्फ उसके बेसिस पे आप कन्विक्शन नहीं कर सकते हो, कोरॉबरेटिव एविडेंसेस चाहिए पड़ेंगे। जिस तरीके से भी एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को प्रूव किया जाता है, आपने एक बहुत ही लीडिंग केस पढ़ा होगा शरद बिरदीचंद शारदा का, जिसके अंदर बताया गया कि कब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे कन्विक्शन हो सकता है, जब ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जो सिर्फ एक ही तरफ पॉइंट आउट कर रहे हो कि भाई यही बंदा है, यही अक्यूज पर्सन है, इसी ने ऑफेंस किया होगा, इसके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता, तब जाके आप उस पर रिलाई करके और उसके सोल बेसिस पे कन्विक्शन कर सकते हैं।
अदरवाइज सिर्फ अगर आपके सामने एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, उसके बेसिस पे कभी भी कन्विक्शन नहीं हो सकता। ऑन द अदर हैंड, जब बात करते हैं जुडिशियल कन्फेशन की, जो एक मजिस्ट्रेट के सामने 164 सीआरपीसी के अंदर रिकॉर्ड होता है, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस होता है, उसके खाली उस बेसिस पर भी कन्विक्शन हो सकता है। तो यही डिफरेंस समझाया है इस पर्टिकुलर केस में। देन द नेक्स्ट केस इज स्टेट ऑफ गोवा वर्सेस समिट ऑनलाइन ट्रेड सोल्यूशन लिमिटेड। ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका आर्टिकल 226 क्लॉज 2 है, इसमें जो वर्ड कॉज ऑफ एक्शन यूज किया गया है, उस वर्ड को समझाया है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कि कॉज ऑफ एक्शन होता क्या है। इन्होंने बताया कि कॉज ऑफ एक्शन वो फैक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर आप रिलीफ क्लेम करने का अधिकार रखते हो। जहां पर भी वो फैक्ट्स एंस्यू हुए होंगे, जहां पे भी वो फैक्ट्स अराइज हुए होंगे, वहां पे कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। जैसे इस केस में हुआ क्या, एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने निकाला, गोवा गवर्नमेंट ने। अब जो नोटिफिकेशन है वो अफेक्टिंग अ कंपनी, और उसी कंपनी की एक ब्रांच थी सिक्किम में। तो इन लोगों ने क्या किया, सिक्किम में जाके हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया, ये बोलते हुए कि भाई इस नोटिफिकेशन ने इनडायरेक्टली हमारी कंपनी को अफेक्ट किया है। बट द कोर्ट सेड कि भाई यहाँ तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज ही नहीं हुआ है। कॉज ऑफ एक्शन तो कहाँ अराइज हुआ है? गोवा में अराइज हुआ है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन गोवा में इशू हुआ था, तो वहां पे कॉज ऑफ एक्शन आपका अराइज हुआ है। आपको गोवा कोर्ट में जाना चाहिए था, ना कि सिक्किम के कोर्ट को आपको इन्वोक करना चाहिए था। सो कॉज इस केस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपके मेंस में भी पूछा जा सकता है, जहां पे पूछा जा सकता है कि कौन से केस में कॉज ऑफ एक्शन समझाया है सुप्रीम कोर्ट ने। देन द नेक्स्ट केस इज गणेश प्रसाद वर्सेस राजेश्वर प्रसाद एंड अदर्स। अब इस केस में हुआ क्या कि पहले एक इंसान गया दूसरी पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट में, ये बोलते हुए कि ये मेरा टेनेंट है, इसने डिफॉल्ट किया है पैसे पे करने में, रेंट पे करने में, इसलिए मुझे इसको एविक्ट करना है। उसके बाद वो खुद कोर्ट में प्रेजेंट नहीं रहा, तो ऑर्डर 9 रूल 9 के अंदर क्या हो गया था, डिसमिसल एंड डिफॉल्ट हो गया। उसके कुछ सालों बाद उसने वापस एक सूट फाइल किया सेम पर्सन के अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड कि ये मेरा मॉर्गेजी है और मैं रिडेम्पशन करना चाहता हूं। तो अब कोर्ट में द अदर पार्टी प्लीडेड कि इनका सूट बार्ड है डिसमिसल एंड डिफॉल्ट की वजह से, क्योंकि डिसमिसल एंड डिफॉल्ट हुआ तो अब इनका सूट बार हो चुका है, अब ये वापस से मेरे अगेंस्ट सूट नहीं ला सकते। कोर्ट ने कहा कि जब मॉर्गेज की बात आती है, जब रिडेम्पशन की हम बात करते हैं, तो रिडेम्पशन एक स्टैट्यूटरी प्रोवाइडेड राइट है अंडर सेक्शन 60, जिसको लेट गो नहीं कर सकते जब तक आपके पास लिमिटेशन पीरियड है। जब तक लिमिटेशन पीरियड चल रहा है जिसमें आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, तो आप यहां पर भी जा सकते हैं। एंड डिसमिसल एंड डिफॉल्ट यहां पर अप्लाई नहीं करेगा कि जस्ट बिकॉज पहला सूट डिसमिसल एंड डिफॉल्ट की वजह से हट गया था, अब ये सूट बार्ड नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों जगह पे कॉज ऑफ एक्शन भी अलग अलग है। पहले वो गया था ये बोलते हुए कि वो मेरा टेनेंट है, दूसरे केस में वो गया किस लिए, ये बोलते हुए कि ये मेरा मॉर्गेजी है। तो यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन भी अलग अलग है। और दूसरी बात, जब तक रिडेम्पशन का अधिकार जिंदा होता है तब तक आप कोर्ट जा सकते हैं और अपना रिडेम्पशन का राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको कोई भी रोक नहीं सकता इस मामले में। देन आपने एक प्रिजम्पशन पढ़ा होगा सेक्शन 90 के अंदर, राइट, सेक्शन 90 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कहता है कि अगर एक लॉफुल कस्टडी से कोई भी डॉक्यूमेंट निकल के आया है तो उसको जेन्युइन प्रिज्यूम किया जाता है ना। अब यहाँ इस केस में आशुतोष समंता वर्सेस रंजन बाला दासी में यह सवाल उठा, क्या हम विल के केस में भी सेक्शन 90 का प्रिजम्पशन लगा सकते हैं? कोर्ट ने कहा नहीं लगा सकते। विल भले 30 साल पुरानी हो, लेकिन आप ये सेम प्रिजम्पशन नहीं लगा सकते हो। विल को कैसे प्रूव करेंगे? जैसे सेक्शन 68 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि एटलीस्ट एक अटेस्टिंग विटनेस तो आपको कोर्ट में बुलाना ही पड़ेगा। एंड सेम इज सेक्शन 63 ऑफ सक्सेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट। तो उसी तरीके से आप एक विल को प्रूव कर सकते हैं, आप दूसरे तरीके से प्रूव नहीं कर सकते। ये प्रिजम्पशन, सेक्शन 90 का प्रिजम्पशन विल के केस में अराइज नहीं होगा। आपको एटलीस्ट एक अटेस्टिंग विटनेस बुलाना जरूरी है कोर्ट में। एंड इन केस द टेस्टिंग विटनेस हैज डाइड, आपको नहीं मिल रहा टेस्टिंग विटनेस, तो फिर आप सेक्शन 90 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का तरीका अपना सकते हैं, जो कहता है कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये विल उस पर्सन की हैंडराइटिंग में था जिसकी ये विल है, या फिर आपको सिग्नेचर प्रूफ करना पड़ेगा। जब आप ये प्रूफ कर देंगे, only then can the will be proved and the presumption of section 90 cannot be applied here. उसके बाद आइकॉन एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी।
अब इस केस में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के राइट के बारे में बात करी गई। आपको सभी को पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने खुद के गवर्नेंस के लिए, अपने खुद के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चीजें चला सकते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो एक सोसाइटी थी आपकी एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमिटी, इन लोगों ने फीस स्ट्रक्चर मंगवा लिया था इस सोसाइटी से, ये बोलते हुए कि हमें चेक करना है। तो इनका कहना था कि हम तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो हम अपनी फी क्यों सब्जेक्ट करें किसी कमिटी के चेक के थ्रू। तो यहाँ पे कोर्ट ने समझाया कि आपको देना पड़ेगा, वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि मान लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है एजुकेशनल सोसाइटीज को, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, कि वो अपना गवर्नेंस खुद करेंगे, तो उस राइट के अंदर वो अपनी फीस खुद फिक्स कर सकते हैं, उसमें कोई तीसरी पार्टी या स्टेट इंटरवीन नहीं करेगी। लेकिन एक और बात आती है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में देखा जाता है कि कैपिटेशन फी तो नहीं लगाई जा रही है या प्रॉफिट मोटिव तो नहीं है सोसाइटी का, तो उसको चेक करने के लिए कमेटी आपसे फीस बुलवा के उसको चेक जरूर कर सकती है। आपकी फीस वो फिक्स नहीं करेंगे, लेकिन चेक वो आपके ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि आपका जो आर्टिकल 30 का राइट है, the article that is provided, the right that is provided to minority educational institutions under article 30, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसके ऊपर चेक रखा जा सकता है बाय द स्टेट, सो एज टू सी कि कोई आप प्रॉफिट मोटिव तो नहीं कर रहे हो या फिर आप कोई कैपिटेशन फी तो नहीं लगा रहे हो। ये सब चीज देखने के लिए स्टेट इंटरवीन कर सकती है। So that was all the cases related to March 2023. उसी के साथ we have launched the DJS का course for you guys, क्योंकि बहुत जल्दी ही DJS आ चुका है, तो 23 days के अंदर हम आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, which is a batch that we have launched for you guys. उसी के साथ हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है, जिसमें आपको टेस्ट, रिग्रेस टेस्ट करवाए जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं बैचेस के फीचर, तो बैच के अंदर हम आपकी पूरी प्रिपरेशन करवा रहे हैं 23 डेज के अंदर। आप में को इसमें भी मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। ऑल्सो टेलीग्राम चैनल है आपके लिए, जिसपे आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिल जाएंगी सारी रिलेटेड टू द कोर्सेज। उसके बाद लाइव मेंटरशिप सेशन मिलेगा विद एक्सपर्ट फैकल्टीज। आवर फैकल्टीज विल बी देयर गाइडिंग यू फॉर योर प्रिपरेशन। उसी के साथ साथ हिंदी बैच वी हैव लॉन्च्ड। हमारे ऑफलाइन सेंटर से हम 20 तारीख को, 20 नवंबर को अपना एक हिंदी बैच लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी हिंदी में जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दिस बैच इज फॉर यू गाइस। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर जाके, इंदौर सेंटर में जाकर इस क्लासेस का डेमो अटेंड कर सकते हैं। ऑल्सो वी आर कमिंग अप विद अ न्यू ऑनलाइन बैच, जो कि अगेन 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 5 बजे से इसका टाइमिंग होता है। ये ऑनलाइन बैच है जो आप सभी के लिए करवाया जा रहा है। सो अगर आप इसमें भी डेमो अटेंड करना चाहते हैं, तो 20 तारीख से आप बिल्कुल डेमो अटेंड कर सकते हैं। So that is it. That is all the information that I wanted to share with you guys. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में I will be discussing April 2023 के cases with you guys. Thank you so much. Stay tuned for more updates. Thank you.